देश और राष्ट्र होता क्या है? हम सब लोग देश की बहुत बात करते हैं, बीच बीच में राष्ट्र की बात भी बहुत कर देते हैं। देश किसे कहते हैं? और ये तमाम सारी चीजें देश भर में जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, राजनीतिक लोग हैं, आए बाएं शाएं कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए जिन विषयों पर जिसको कोई जानकारी न हो, जरूरी नहीं है कि मंच पे आने के बाद वो उस पे बोलना शुरू कर दे। बहुत कम मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि मंच पे आकर के वो ये कहें कि भाई इस विषय का मैं जानकार नहीं हूं इसलिए नहीं बोल सकता, लेकिन उसे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, कुछ भी बोल दो। देश एक जमीन के टुकड़े को कहते हैं। देश की बाउंड्री होती है, उसकी सीमाएं होती हैं। देश को सरकार चलाती है। सरकार के जितने अंग हैं, चाहे जुडिशरी हो, पुलिस हो, सेना हो, शिक्षक हो, ये तमाम सारे लोग देश के अंतर्गत आते हैं। और ये तमाम जितने भी अलग अलग विंग हैं, इन सबको तनख्वाह मिलती है। तो देश को चलाने का काम सरकार का है। और सरकार अच्छी है बुरी है ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन राष्ट्र क्या है जिसे हम बहुत कहते हैं चिल्ला चिल्ला के? राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्र हमारी आस्थाओं से चलता है, परंपराओं से चलता है, सरोकारों से चलता है, मान्यताओं से चलता है, संस्कृति से चलता है, सभ्यता से चलता है। और राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी समाज की होती है। समाज में मठ हैं, मंदिर हैं, आश्रम हैं, ये तमाम सब राष्ट्र के अंग हैं। इसलिए जो सबसे बड़ा घोटाला हमारे देश में हुआ, इसलिए शुरू से कुछ चीजें गलत की गई और समाज के अंदर कोई पुरुषार्थी खड़ा नहीं हुआ। वो चिल्ला के कहता कि हो सकता है आप मुझसे उम्र में बड़े हो, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं। 2024 के भारत में संचार क्रांति के इस दौर में छोटे से छोटा बच्चा भी, उसके पास में एक ऐसी ताकत है कि वो मिनटों में, सेकंड्स के अंदर दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन सच नहीं बोल रहा, क्या गलत है, क्या सही है, वो पता कर सकता है। और मैं भी जब इस मंच से बोलता हूं तो जितने भी लोग नीचे बैठे होते हैं उनसे कहता हूं, अगर मेरी किसी बात से आपको कन्विंस ना हो, तथ्यात्मक ना लगे, फैक्चुअल ना लगे, तो सभा के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है सवाल पूछने का। इसलिए 1947 में, ये 47 की कट लाइन में इसलिए ले रहा हूं कि ये बच्चों को मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता। पता नहीं कहां कौन सी मीटिंग हुई, ना संसद में हुई, ना इंडिया गेट पे हुई, न कोई दुनिया की सबसे बड़ी रैली में यह तय हुआ, और यकायक हमारे देश में गांधी जी को फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता उनको घोषित कर दिया। अब यह सामान्य सी बात है कि भारत राष्ट्र कोई 1947 को पैदा नहीं हुआ था। भारत राष्ट्र अनंत अनंत काल से था, है और रहेगा। 1947 में इस भूमि के टुकड़े पे, इस भारत के ऊपर अनेक विदेशी लोग आए। मुगल आए, पुर्तगालीज आए, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने राज किया। तो आप मुझे बताएं कि 1947 से पहले अगर राज था तो 1947 में ही पता चला कि हमारे एक राष्ट्रपिता हैं। ये कैसे मुमकिन है? वो कोई होता, गांधी जी की जगह अगर कोई भी और भी होता तब भी मैं ये सवाल पूछता भाई कि राष्ट्रपिता कैसे गांधी जी हो सकते हैं? वो इस देश के एक बड़े लीडर थे, महान थे। वो तमाम सारी बातें हो सकती हैं, बल्कि वो भी डिबेटेबल हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है।
और राष्ट्रपिता घोषित हो गए। इसी तरीके से 1947 का एक बड़ा झूठ है, उस कारण से कई पीढ़ियां उसी बात को बार बार उसी बात को कह रहे हैं। यह आचार्य चाण, ये मां सीता का देश है, यहां कोई भी बात झूठ बोल के निकल जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बड़े से बड़े शिक्षक भी जो हैं स्कूल में पढ़ाते हैं। अब क्योंकि वो एक सरकार का हिस्सा है, सरकार ने जो बाधित कर दिया है आपको उससे दाएं बाएं नहीं जाना। और सरकारें कितना हाई इंटेलेक्चुअल लेवल की होती है इसका अंदाजा है आपको। इसलिए एक दिन सरकार ने घोषित कर दिया कि भारत 1947 में आजाद हुआ है। आप सब यही समझते हैं? हाथ उठाइए, आप लोग समझते हैं यही बात कि देश 1947 में आजाद हुआ है? ऐसे ही समझते हैं ना? बाकी लोग नहीं समझते, सभी ये समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद ही नहीं हुआ है। ऐसी कोई तारीख भारत के इतिहास में नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज ब्रिटिश की पार्लियामेंट में नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन की आर्काइव में नहीं है, भारत की लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, भारत की आर्काइव में नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। लेकिन यह झूठ चल रहा है, क्योंकि जो चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और ना ही हमारे नेताओं ने, शिक्षकों ने कभी इसको चैलेंज किया। इसलिए एक झूठ चलता है तो फिर कितने झूठ पैदा हो जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, और सत्ता के हस्तांतरण को आजादी नहीं कहते। वही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फोटोकॉपी आपका संविधान है। इस संविधान में तमाम सारी चीजें हुई और 1950 में बना, लेकिन मोर और लेस ये कॉपी वही है, कोई नया संविधान नहीं बना। भारत की मान्यताओं परंपराओं को, यहां के आस्थाओं को देख करके उस संविधान को नहीं बनाया गया। और ताज्जुब कहा गया कि संविधान 1950 में लागू हो गया और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। तो 47 से 50 के बीच में संसद में किसने किसको चुना, कैसे चुना, और कैसे इतने कानून पास हो गए जिसमें हिंदू कोड बिल वगैरह भी पास हो गया। यह चर्चा होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए आज के बच्चे को। इसलिए मैं मानता हूं कि आज मैंने सुना है देश भर में कुछ पार्टियों को संविधान की बड़ी चिंता है, और सुना है कि वो संविधान बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, और वो ये मानते हैं कि संविधान अभी 10 साल पहले से खतरे में आया है। इससे पहले संविधान में सब कुछ अच्छा था, संविधान सुरक्षित था। मैं संविधान के कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं और पूछूंगा कि संविधान तो जिस वक्त बन के तैयारी हुआ था उसके दूसरे दिन ही संविधान खतरे में आ गया था, और उस संविधान जो तथाकथित बना भी उसमें क्या क्या हुआ है ये बताना चाहता हूं। संविधान सभा की मीटिंगें हुई, उस संविधान सभा की मीटिंगों में आप सोचिए कि कौन कौन लोग थे। कुल संविधान सभा में जिन लोगों ने संविधान बनाने के लिए डिबेट की, उसमें 389 लोग मौजूद थे। उसमें 208 कांग्रेस के लोग थे जो आज संविधान बचाने के लिए निकले हैं। उस समय की रियासतें थी जिनका विलय बाद में हुआ, वो कोई 93 थी, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 1946 में एक चुनाव हुआ जनवरी में, और उस चुनाव की बुनियाद ये थी कि मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम पाकिस्तान हमें चाहिए। 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में पूर्ण रूप से पाकिस्तान की मांग की गई, और 1946 का चुनाव इसी बुनियाद पर लड़ा गया। 15 प्रांतीय असेंबलियों में चुनाव हुआ,
और उस वक्त कोई 1585 कुल सीटें थी, उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग ने 429 सीटें जीती, कांग्रेस पार्टी कुल मिला के इलेक्शन जीत गई। तो 40 में जो रेजोल्यूशन लाहौर में मुस्लिम लीग ने पास किया था, उन्हें लग गया कि भारत में हम लोकतंत्र के माध्यम से, वोट के माध्यम से पाकिस्तान को नहीं ले सकते। तब उन्होंने क्या किया, इसको समझने की जरूरत है। इसी बीच में फरवरी 1946 के अंदर ग्रेट ब्रिटेन सरकार ने अपना एक डेलीगेशन भेजा, जिसे हम कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जानते हैं। और कैबिनेट मिशन प्लान ने कांग्रेस पार्टी को यह साफ साफ कह दिया कि हमको सत्ता का हस्तांतरण करते वक्त कांग्रेस के नेहरू को करना है, यह उनको बता दिया गया था। लेकिन उस वक्त तक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मौलाना आजाद थे, जो 1940 में चुने गए। झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़। 1940 के वहां अधिवेशन में मौलाना आजाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अब क्योंकि सत्ता देनी थी उनको, तो नया अध्यक्ष चुना जाना था। और ये ऐसा तथ्य है कि जिस पे आज तक डिबेट नहीं होती। कुछ कुछ लोग अब टेलीविजन पे बोलने लगे हैं। 1946 में कांग्रेस पार्टी को अपना अध्यक्ष चुनना था, क्योंकि अंग्रेजों ने साफ कर दिया था कि सत्ता हम नेहरू जी को देंगे। और यह बात गांधी जी से उन्होंने कन्वे कर दी थी। तो कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुनना था। नए अध्यक्ष चुनने के लिए ऐसा नहीं है कि आज जब हम जिस कांग्रेस को जिस दशा में देख रहे हैं उस वक्त ऐसी थी, ऐसा नहीं था। बहुत अच्छे लोग, बहुत विजनरी लोग, दूरदृष्टि वाले लोग उस वक्त भी मौजूद थे। आप सोच सकते हैं कि 1946 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव होना था। कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उम्मीदवार तक नहीं बनाया। ऐसे भी कांग्रेसी थे जो चचा की हरकतों को जानते थे, इसलिए उन्होंने उनको बनाए नहीं। लेकिन गांधी जी ने यह कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि नेहरू मेरी पसंद है। कांग्रेस पार्टी में कहा कि इसको उम्मीदवार बनाया जाए। तो गांधी जी के दबाव में नेहरू जी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। उसमें सरदार पटेल भी उम्मीदवार थे, पट्टाभी सीतारमन भी उम्मीदवार थे, आचार्य जेबी कृपलानी भी उम्मीदवार थे। और गांधी जी के दबाव में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में नेहरू का नाम जोड़ा। और 15 प्रांतीय असेंबलियों से वोट आने थे, उन्हीं को चुनना था। तो वो दूसरे कांग्रेसी कितने बहादुर थे, कितने समझदार थे, कितने विजनरी थे। 15 प्रांतीय असेंबलियों के वोट आ गए, डिब्बे में बंद थे। और गांधी जी के जो सबसे नजदीक थे, जिनका नाम है आचार्य जेबी कृपलानी, गांधी जी ने यह सोचकर यह सारा इलेक्शन का प्रोसेस आचार्य जेबी कृपलानी के देखरेख में कराया, क्योंकि उनको लगता था कि गांधी जी का जो रुख है जेबी कृपलानी उसमें मदद करेंगे। लेकिन इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनका बहुत बड़ा नाम नहीं था, जिनका नाम बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता, लेकिन उस समय भी इतने ईमानदार लोग थे कि गांधी के सबसे नजदीक होने के बाद भी आचार्य जेबी कृपलानी को कहा गया कि चुनाव की देखरेख में होगा आपके। तो 15 राज्यों से जब पेटियां आई और वोट खोले गए, तो एक वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला, एक वोट आचार्य जेबी कृपलानी को मिला, एक वोट इनवैलिड हुआ और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले।
जब कांग्रेस पार्टी के अपने ही लोगों ने पहले उम्मीदवार नहीं बनाया, फिर जबरदस्ती जब उम्मीदवार बन गए तो वोट में नेहरू जी को अध्यक्ष पद के लिए एक भी वोट नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी यह घोटाला हुआ और उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो जो कांग्रेस पार्टी आज लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है, उनके अपने ही चुनाव में, अपनी पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में जो सबसे बड़ा घोटाला किया, उस लोकतंत्र को जो लूटा, वो तो खुद अपनी पार्टी के लोगों ने लूटा। तो आज किस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में है? और संविधान खतरे में था तो उसके साथ क्या किया? क्योंकि ये बातें चर्चा में नहीं आती हमारे यहां, क्योंकि लगता है कि आसान आसान बातें करो और उसके बाद बात खत्म कर दो। जब यह संविधान लिखा जा रहा था, इस संविधान को ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो जब यह सारा संविधान बन गया तो उस संविधान की जो पहली लाइन है, जो संविधान का पहला पृष्ठ है, पहले पेज की पहली लाइन, इंडिया दैट इज भारत, हम आज भी उसको रटते हैं। लेकिन जो विजनरी लोग होते हैं, जो राष्ट्र की चिंता करते हैं, जो अगले 200-500 साल तक देख पाते हैं, ऐसे लोग समाज में कम पैदा होते हैं। संविधान पूरा लिख के तैयार हो गया, तब बी.आर. अंबेडकर साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस संविधान, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आप सोचिए कि जब वो सब कुछ तैयार हो गया था, तब बी.आर. अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी के बीच में मंत्रणा हुई, बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि यह संविधान बन गया है, इसकी पहली लाइन है इंडिया दैट इज भारत। और संविधान में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, सब इंडिया के बारे में लिखी गई हैं, क्योंकि अंग्रेजों से लिया हुआ 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोटोकॉपी था। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसमें भारत तो दिखता नहीं है कहीं, जिस भारत का जन्म, न जिसके जन्म की कोई तिथि है, न जिसके अस्तित्व की कोई तिथि है, अनंत काल से भारत था, अलग अलग नामों से था लेकिन भारत था। तो इस संविधान में हम भारत को कैसे दर्शा सकते हैं? कैसे आने वाली नस्लें, हमारी और आप तमाम सारे लोग हैं, उनको कैसे पता चले कि हम 1947 में भारत पैदा नहीं हुआ है, भारत हजारों लाखों साल से था। तो उसमें बदलाव न करके, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज कैसे राज चलाते थे, क्या हमारे इंस्पायरिंग लोग थे, कैसे शिक्षा चलती थी, कैसे राज्यों के और केंद्र के बीच में रिश्ते होते थे, कैसे ट्रेड होता था। तो वो तमाम सारी चीजों को उस पर मंत्रणा की और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम संविधान में जो हमारी लाखों सालों पुरानी आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उसको चित्रों के माध्यम से हम दर्शाएंगे। और ये काम चुपचाप किया गया। और बंगाल में कलकत्ता के पास एक जगह है शांति निकेतन, वहां एक बहुत बड़े चित्रकार थे, नामी ग्रामी चित्रकार थे, उनसे बात की गई। उनका नाम था नंदलाल बोस। और उनसे कहा गया कि हम चित्रों के माध्यम से संविधान में हमारी हजारों लाखों साल पुरानी सभ्यता को दर्शाना चाहते हैं। और ये बात जानबूझ के खामोश रखी गई, क्योंकि बाकी कांग्रेस के लोग हो सकता था उस पर शोर मचा सकते थे। और कुल मिलाकर संविधान में 22 चित्र बने और उन 22 चित्रों की गुप्त इतना रखा गया कि 24 जनवरी 1950 को वो 22 चित्र आए, सबने उस पर साइन किए एक ही दिन में। और 26 नवंबर 1950 को ये संविधान जब बन के आया तो उसमें वो सारे चित्र मौजूद थे। और वो 22 चित्र ऐसे थे जिसके बारे में आज कोई सोच नहीं सकता। अगर आप उसकी बात करेंगे तो लोग आपको कम्युनल, हिंदू, एक्सट्रीमिस्ट, तमाम किस्म के शब्द अपना देंगे। किसी एक पार्टी पर लगा दीजिए साहब ये हिंदू पार्टी है या फला पार्टी है, ये राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग जानते हैं जो ओरिजिनल संविधान था, जिसे 26 नवंबर 1950 को भारत ने आत्मसात किया था, एक्सेप्ट किया था,
उस संविधान के पहले पन्ने पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, वहां बनारस में जिस नंदी जहां बैठा है 450 साल से, जिस नंदी के सामने एक इस्लामिक आक्रांत ने शिव को कैसे तोड़ करके उसको ज्ञान व्यापी मस्जिद बना दिया, उस शिव की मूर्ति भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पे बनी हुई है। उस नंदी की मूर्ति उस ओरिजिनल संविधान में जिसे कांग्रेस पार्टी ने 26 नवंबर 1950 को आत्मसात किया था, उसी संविधान के पेज नंबर 5 पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान पे श्रीलंका से वापस आ रहे हैं, वो चित्र बना हुआ है उसमें। उसी संविधान में छत्रपति शिवाजी हैं, उसी में सुभाष हैं, उसी में रानी लक्ष्मीबाई हैं, तमाम ऐसे चित्र। मैं पूछता हूं, जब संविधान सभा ने वो संविधान पास कर दिया था तो किस पार्टी के इशारे पर उन 22 चित्रों को निकाल दिया गया? यह कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। उसी संविधान में 1952 में एक बहस हुई, और 1952 की वो बहस इसलिए जरूरी है ताकि आज के बच्चों को पता चले कि हम सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातों से अपनी बात नहीं कहना चाहते। उसी संविधान के अंदर 1952 में यह हुआ कि ये जो भारत का कैलेंडर है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जिस कैलेंडर को हम रोज सुबह से शाम तक देखते हैं, ये कैलेंडर तो अंग्रेजों का कैलेंडर है। हमारा कैलेंडर तो सका संवत से होता था। तो उस सभा में, संसद में ऐसे महान लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भारत का कैलेंडर तो सका संवत से होना चाहिए। तो पूरे लोकसभा के सदन के सारे लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है, ये अंग्रेजी की डेट, ये 360 दिन, ये किसने तय किए? हमारे यहां तो हजारों साल पहले से कैलेंडर चल रहा है। लेकिन उस वक्त की लोकसभा और राज्यसभा में कैसे विद्वान लोग थे जो अपनी संस्कृति को भी जिंदा रखना चाहते थे और आधुनिक युग की चीजों को भी उसमें जोड़ना चाहते थे। 1952 में यह चर्चा हुई और उसके बाद में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था कैलेंडर सुधार समिति। ये 1952 में बनी और देश के प्रसिद्ध लोग, उसमें डॉक्टर मेघनाथ साहा जो फिजिक्स के जाने माने स्कॉलर थे, उनको उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। प्रोफेसर ईसी बनर्जी जो वाइस चांसलर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो उसमें थे। डॉक्टर एएल लहरी दफ्तरी, ये नागपुर के थे। श्री वीसी कलंदीकर संपादक थे केसरी के नागपुर में। डॉक्टर गोपाल प्रसाद थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद के थे। प्रोफेसर वाई के वैद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एनसी लहरी ये पंचांग करता थे। ये तमाम लोगों के अंडर में एक कमेटी बनी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। ये देश को नहीं मालूम कि ये लंबे साइंटिफिक तरीके से होने के बाद उस कमेटी ने रिपोर्ट दी और 1957 में भारत की लोकसभा और राज्यसभा से यह विधेयक पास हो गया कि अब से भारत का कैलेंडर अंग्रेजी डेट से नहीं सका संवत से छपेगा। लेकिन कौन वो ताकतें थी जिन्होंने उसको नहीं छपने दिया? तो संविधान आज कोई खतरे में नहीं आया है, संविधान को पहले दिन से खतरे में था। और संविधान की दुहाई देने वाले 1976 जब देश के ज्यादातर नेता जेल में थे, कांग्रेस पार्टी ने आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई और कहा कि भारत के संविधान में हमें संशोधन करना है। न लोकसभा में रखा, न राज्यसभा में रखा, और 42nd अमेंडमेंट के तहत उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई और भारत के अंदर पूरे देश में जो भारत का संविधान का प्रेम्बिल है, जिसे पहला पेज कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रेम्बिल कहते हैं, उस प्रेम्बिल के अंदर बिना डिबेट के सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को जोड़ दिया। तो हमारी जो स्थिति है वो इतनी खराब है कि जो लोग कल तक लुटेरे थे, जिन लोगों ने संविधान से खिलवाड़ की,
जिन्होंने भारत के संविधान के अंदर हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ की, वो आज दुनिया भर में ज्ञान दे रहे हैं। तो ये संविधान की बात थी। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।